नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं प्रतला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने न केवल उनको सिलाई सिखाई है, बल्कि सिलाई का कोर्स पूरा होने के बाद उनको डिप्लोमा और सिलाई मशीन भी अपनी तरफ से भेंट की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। रावत प्रतला के गांव लढौली में सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। इस मौके पर उनके साथ जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता व जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी विकास कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन सुषमा गुप्ता ने बताया कि उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से यहां पर सिलाई सेंटर चलाया हुआ है, जिसमें 18 से 20 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर पूरी तरह से ट्रेन किया गया है और अब उनको डिप्लोमा और सिलाई मशीन भी उनकी तरफ से दी गई है, ताकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। लड़कियों को, महिलाओं को सिलाई सिखाने के लिए स्कूल खुला हुआ था पहले, तो उसमें उनको जिन्होंने ट्रेनिंग, उनका कोर्स पूरा हो गया, डिप्लोमा सारा, उनको मशीनें दी गई हैं ताकि वो अपना आत्मनिर्भर हो सकें और अपने घर परिवार का खर्चा भी चला सकें। इसलिए उनको सबको एक एक सिलाई मशीन फ्री में दी। 18 मशीनें दी, 18 लड़कियाँ थी, 18 लड़कियों को मशीनें दी। कितना कारगर सिद्ध होगा ये तरीका? लगातार आप काम भी कर रहे हैं। देखो, ये अच्छा ही होएगा। हम तो अच्छे के लिए ही काम कर रहे हैं और ये इस तरीके से आज सिलाई मशीन बांटी गई है, क्या कहना है आपका? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट जो सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है, उसके तहत आज गांव लढौली के अंदर जो हमारा सिलाई केंद्र चलाया जा रहा है, उसके अंदर जिन जिन लड़कियों ने आज अपना कोर्स पूरा किया है, उनको हमारे वाइस चेयरमैन श्रीमती सुषमा गुप्ता जी की तरफ से सिलाई। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। सूबे की मनोहर सरकार जहां पूरे तरीके से हरियाणा में जीरो टॉलरेंस का दावा करती दिखाई देती है, वहीं फरीदाबाद में एक के बाद एक लगातार घोटाले उजागर होते दिखाई दे रहे हैं। अब की बार समाज कल्याण विभाग में सामने आया, जहां पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर पेंशन बनाने का मामला आरटीआई कार्यकर्ता वरुण सयोकंद ने उठाया। फरीदाबाद में भ्रष्टाचार के मामले लगातार एक के बाद एक रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिर चाहे नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचारों की बात करी जाए या फिर पंचायती राज्यों में एक के बाद एक हो रहे घोटालों की बात करी जाए, लेकिन ये मामला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब की बार समाज कल्याण विभाग के फर्जी तरीके से लगभग 215 लोगों की पेंशन बनाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें फर्जी उम्र का मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर पेंशन बनवाई गई और आज भी पेंशन सुचारू रूप से लोगों को दी जा रही है। आरटीआई कार्यकर्ता वरुण ने पत्रकार वार्ता कर इस पूरे मामले का तमाम वे दस्तावेज भी मुहैया करवाए, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इन लोगों के फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए गए और उन्हीं मेडिकल सर्टिफिकेटों के आधार पर इन लोगों को पेंशन दी जा रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो मामला है, ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का मामला है, जिसके अंदर पेंशन दी जाती है लोगों को, बुढ़ापा पेंशन दी जाती है, विधवा पेंशन दी जाती है। और इसमें हमने जो थोड़ा सा सोर्स से हमें पता लगा है, इसमें इजी है बड़ा। ये डिपार्टमेंट की साइट खोल के या तो पेंशन आईडी डाल दो या आधार कार्ड डाल दो, उस आदमी की एज आ जाती है उसमें, और उसमें पूरा लोड भी होता है उसके अंदर जो। लेकिन इन्होंने जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो लगाए हैं एज के लिए, एज प्रूफ के लिए 3 चीज़ें इन्हें मांगते हैं। या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से 30-40 साल पहले कुछ ऐसा कोई 40-50 साल पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने उसकी जगह मेडिकल वेरिफिकेशन होती है, जो कि ये सारी मेडिकल वेरिफिकेशन कोई 12-15 हैं हमारे पास, जो हमारे पास आप आई हैं, ये सारी फर्जी हैं। ये मैं कंफर्म कर चुका हूँ बीके हॉस्पिटल के डॉक्टर्स। और आप ये हैरानी की बात होगी, एक मैं और बात करेंगे गुरुग्राम का। साइबर सिटी गुरुग्राम में संयुक्त अहीर रेजिमेंट समन्वय ट्रस्ट द्वारा भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनवाने के लिए भारत सरकार से मांग की गई है और साथ ही अपने समाज के नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समाज के नेता अहीर रेजिमेंट की मांग नहीं उठाएंगे तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। फिलहाल अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए जन जागरण की शुरुआत की जाएगी और दिल्ली में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि खेड़की दौलार टोल प्लाजा के पास अहीर रेजिमेंट बनाने को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है और एक बार फिर अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग उठ रही है।
संयुक्त अहीर रेजिमेंट ट्रस्ट का उद्देश्य है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश में जितने भी यादव समाज के संगठन हैं उन्हें एकत्रित कर एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। संयुक्त अहीर रेजिमेंट ट्रस्ट संपूर्ण यदुवंशी संगठन एवं 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर एक यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा नसीबपुर रेवाड़ी से रंगला लद्दाख के लिए निकाली जाएगी। इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर इस यात्रा को ऐतिहासिक रूप दिया जाएगा। एक निर्णय लिया कि एक ट्रस्ट का गठन किया है, संयुक्त अहीर रेजिमेंट समन्वय ट्रस्ट। उस ट्रस्ट का गठन हुआ और उस ट्रस्ट का लक्ष्य है कि देश में जितने भी यादव समाज से संबंधित संगठन हैं, अहीर रेजिमेंट की जो लेके जो संघर्ष कर रहे हैं इस देश में, पूरे देश में, उन सभी साथियों को, सभी संगठनों को एक मंच पे लाया जाए और एक मंच पे लाकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। और उसी के संदर्भ में एक संयुक्त अहीर रेजिमेंट समन्वय ट्रस्ट का गठन हुआ। जिन भी समाज ने, जिन लोगों को उस पुस्तक में हमारे जो 1739 से लेके और 2019 तक के जिन भी योद्धाओं ने, जिन वीरों ने अपने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उसकी छोटे छोटे कुछ अंश उसमें पुस्तक में हैं। और इस पुस्तक के माध्यम से हम पूरे देश में, हमारा जो संगठन है उसकी ये योजना है कि हम ये जन जागरण ग्राम स्तर पर लेके जाएं, जहाँ भी यदुवंशी समाज के लोग रहते हैं और उनको उनके अंदर अलग जगाया जाए। सोहना के नागरिक अस्पताल में आयोजित टीका उत्सव के उद्घाटन पर सोहना के विधायक ही नहीं पहुंचे। 4 घंटे लंबे इंतजार के बाद सोहना नागरिक अस्पताल के एक समूह ने स्वयं ही टीका उत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर एसएमओ ने बताया कि अब तक 4000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका क्षेत्र में लगाया जा चुका है। वहीं टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए गाँव के सरपंच व पार्षदों से लगातार संपर्क भी कर रहे हैं। इस समय कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 45 से अधिक कोरोना के केस आ चुके हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सोहना के नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद टीका उत्सव का उद्घाटन किया जाना था, जिसको लेकर नागरिक अस्पताल प्रशासन ने तमाम इंतजाम भी किए हुए थे। सोहना के विधायक कुंवर संजय सिंह को इसका उद्घाटन करना था, लेकिन विधायक उद्घाटन करने ही नहीं पहुंचे। 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद सोहना नागरिक अस्पताल के एसएमओ ने स्वयं ही टीका उत्सव का उद्घाटन किया। 11 अप्रैल से और 14 अप्रैल तक चलाया जा रहा है, जिसमें हम कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित 45 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को टीका, कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगा रहे हैं। करीब कितने लोगों को वैक्सीन हो चुकी है अब तक? अभी तक हमने जब से कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है, लगभग 4000 लोगों को अभी तक कोविड का टीका लगा चुके हैं। तो इसके लिए आगामी कार्रवाई और क्या कर रहे हैं? हम जो भी हमारे इलाके में पार्षद हैं या पंच सरपंच हैं, उनसे मिलके हम उनके घर के आसपास ही कैंप लगा रहे हैं, उनसे बातचीत करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके कोविड वैक्सीनेशन करवा सकें। आज विधायक जी उद्घाटन करने आ रहे थे, क्या कारण हुआ जी? उनको कोई अर्जेंट काम हो गया था, इसी वजह से वो शायद नहीं आ पाए। तो सर, इसके बाद जो प्रक्रिया है वो करीब क्या की जाएगी इसके बाद टीका उत्सव को लेकर? हम लगातार इसी में लगे हुए हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाएं, लोगों को मोटिवेट करें और ये प्रचार करें नगर परिषद से मिलके, ताकि पलवल क्षेत्र की पलवल के लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने टीका उत्सव अभियान का रिबन काट कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिले में कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूकता के लिए 3 कोविड रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह व जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक भी मौजूद थे। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि देश भर में कोरोना की लहर दोबारा शुरू हो गई है। पलवल जिले में भी कोरोना के केसों की बढ़ोतरी हो रही है, जिसको मद्देनजर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए 3 कोविड रथ रवाना किए गए हैं, जो पलवल, होडल व हथीन क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि दोबारा से कोरोना आ गया है, जिसके लिए सावधानी बरतनी अति आवश्यक है। लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। घरों से निकलते समय मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं और हाथों को साबुन व सैनिटाइज से साफ करते रहें। जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लोगों में वैक्सीन लगाने के प्रति उत्साह बना हुआ है। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि जिले में 4 दिवसीय कोविड उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों में कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है। दोबारा से हरियाणा में, पूरे देश में दोबारा से हो गया है। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमने दोबारा वो जो पुरानी स्ट्रैटेजी थी हमारी, उसी को इसमें अडॉप्ट किया है।
और उसके लिए आज 3 जो हमने कोविड के रथ जो हैं वो रवाना किए हैं, जिसमें तीनों सब डिवीज़न में वो घूमेंगे, लोगों को बताएंगे, सेंसिटाइज करेंगे कि भाई दोबारा से कोविड आ गया है और इसके लिए सावधानी रखें। क्या क्या सावधानी रखनी है, मास्क लगाने हैं, सैनिटाइज कराना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। उसके साथ साथ जो टीकाकरण ओवरहेड हो गया, हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद ये है कि जो इसमें इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम हुआ है, हमारे ज़िले में काफ़ी लोगों में उत्साह है, 60 साल के ऊपर है, कोविड वाले जो कोमॉर्बिडिटी। 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ज्योतिबा फूले जी के दिवस से लेकर और 14 तारीख तक अंबेडकर जयंती तक 4 दिन का एक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंदर कोविड को लेकर जागरूकता भी पैदा करनी है हमें लोगों में, और साथ के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर भी एक ड्राइव चलाई हुई है। तो इसी का जो आज ये रखा गया, माननीय उपायुक्त महोदय से आज के दिवस का सेकंड डे हमारा, उसका उद्घाटन उनसे करवाया गया है। और उसमें हमारे जो 3 वाहन हैं वो तीनों सब डिविजन्स में घूमेंगे और वो जागरूक करेंगे कि कोविड दोबारा से आ रहा है, दोबारा लहर आ रही है, हमें फिर से मास्क इस्तेमाल करने चाहिए प्रॉपर तरीके से। वैसे तो मनाही कभी नहीं की गई थी, लेकिन जागरूकता और सेंसिटिविटी समय के साथ पैदा आती है। प्रॉपर तरीके से मास्क यूज़ करें, घर से बाहर जब ही निकलें, जब ज़रूरी हो बिना कारण से ना निकलें। हमारे पास ऐसे केसेस देखने में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने जगराता करवाया था, हमने कीर्तन करवाया तो अच्छाई के लिए था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फेक्शन होने लगा है। तो कोई भी सामूहिक भोज, सामूहिक कार्यक्रम अगर अवॉइड हो सकता है तो कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। और इसी प्रकार से अगर कोई भीड़ भाड़ वाला स्थान है, जहां अगर शॉपिंग भी करनी, तो उस स्थान पे ना करें जहां पे भीड़ भाड़ है। इसके बारे में अगली खबर की, करनाल में लुटेरों के खौफ के चलते आम जनता में डर बना हुआ है। दिन दहाड़े 3 लुटेरों ने हाईवे के नजदीक उचाना गांव में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से 15.5 लाख रुपए लूट लिए। पेट्रोल पंप कर्मचारी बैंक में बाइक पर पैसे जमा करवाने जा रहे थे। जब इस वारदात को अंजाम दिया गया तो 15.5 लाख रुपए से भरे बैग लेकर जब हाईवे के पेट्रोल पंप से कर्मचारी निकला तो उस उम्मीद में थे कि जल्दी बैंक में जमा करवा कर वापस आ जाएंगे, पर उन्हें क्या मालूम था कि उन्हें लूटने के लिए 3 लुटेरे घात लगाकर पहले ही बैठे हुए हैं। तो पेट्रोल कर्मचारी पास के ही उचाना गांव में पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मंदिर के पास 3 लुटेरों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी का रास्ता रोका और डराया धमकाया और बंदूक कनपट्टी पर रख दी, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी ने नोटों से भरा बैग लुटेरों को थमा दिया। लुटेरे नोटों से भरा बैग लेकर हाईवे के रास्ते से रफू चक्कर हो गए। बाद में करनाल के एसीपी गंगाराम पूनिया खुद पेट्रोल पंप पर पहुंचे, कर्मचारियों से पूछताछ की। वहीं सीआईए की टीम ने भी उस जगह का मुआयना किया जहां लूट हुई थी। इस लूट की वारदात के बाद पुलिस के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने का प्रयास किया जाएगा ताकि लुटेरों के बारे में कोई जानकारी मिल सके। देखना ये होगा कि कब तक पुलिस इन लुटेरों को गिरफ्तार कर पाती है। मैं पीएनबी बैंक में कैश जमा कराने जा रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए और उनका जो पैसे से भरा हुआ बैग था वो छीन करके ले गए हैं। अभी हम यहाँ पर मौके पे पहुँचे हैं, यहाँ पे कर्मचारियों से बात भी करी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि 15,35,000 रुपये के लगभग कैश जमा कराने जा रहे थे। पिछले 3 दिनों का कैश बचा हुआ था जो वो बैंक में जमा कराने जा रहे थे। और जैसे ही पुल से नीचे आगे पहुँचे उसी दौरान 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पे आए और फिर वो पैसे छीन करके ले गए हैं। यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं और आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, हम उनसे उनकी जो भी इसमें आरोपी सम्मिलित रहे हैं उनकी पहचान करने का प्रयास। सर लगता है कि उनको पहले ही पता होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन ये बड़ा कैश जो है जमा कराते हैं, क्योंकि गांव के लोगों ने बताया कि पहले वो डेफिनेटली जो भी शुरुआती जांच में पता यही लग पा रहा है। काम करता है, हमें वो मोटरसाइकिल चल रहा है जी, यहाँ 3 बंदे खड़े थे, 3 बंदे खड़े थे, एकदम उन्होंने मोटरसाइकिल आगे उड़ा दी, में गिर के हथियार के बंद रिवॉल्वर ले रहे थे। तो कितने पैसे ले गए जी? 15 लाख। तो किस तरह का कोई हुलिया? एक ही मोटरसाइकिल पे भाग गए? 3 थे जी। पैदल भागे हैं, मोटरसाइकिल पे भागे? मोटरसाइकिल पे भागे। पिस्तौल एक पे थी? ये 2 जने बैंक में जा रहे थे जमा कराने के लिए, और जैसे भी रास्ते में है इनकी मोटरसाइकिल गिरा के 3 आदमी के थी, अपना राइफल साथ थी इनके। कहाँ पे पड़ता है आपका पंप? ये हरियाणा टूरिज्म का पंप है, ओसी। कौन सी कंपनी का है ये? हरियाणा टूरिज्म, आईओसी का। तो कितने पैसे थे? 15.5 लाख। और कर्मचारी कौन थे? यहाँ पर क्या नाम है इनके? रामपाल है जी और बलजीत सिंह। आपका नाम? मेरा सुशील। कौन से बैंक में जा रहे थे जमा कराने? पीएनबी बैंक में जा रहे थे। पहले भी ले जाते हैं रूटीन में? रूटीन में जाते हैं जी कैश को। आपका नाम क्या है? सुशील कंबोज। सर उन्होंने टेढ़ी करके लगाई हुई थी बाइक, पहले वो पीपल के नीचे खड़े थे, फिर उनके पास कहीं से सूचना आई, तभी वो उसी टाइम आए जिस टाइम वो निकले वहाँ से। तो हथियार भी ले रहे थे?
हथियार बंदूक थी सर उनके पास, उन्होंने शूट नहीं करा। इनेलो पार्टी की ओर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों व 3 कृषि कानूनों के विरोध में जिला सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इनेलो नेता व करनाल के प्रभारी नरेश सहारण की अगुवाई में इनेलो कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे इनेलो प्रभारी नरेश सहारण ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों से किसान परेशान होकर सड़क पर बैठे हुए हैं। जब से किसान आंदोलन चला है, इनेलो पार्टी तभी से किसानों के समर्थन में उनके साथ हमेशा खड़ी हुई नजर आई है। पूरे देश में मात्र हमारी पार्टी के नेता अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा दिया है। बाकी कोई भी विधायक इस्तीफा देकर किसानों के बीच नहीं आया। इनेलो पार्टी हमेशा से किसानों के साथ है, जिनको लेकर आज भी पूरे हरियाणा में जिला मुख्यालय पर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम व 3 कृषि कानूनों को रद्द करने व बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को वापस लेने के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियाँ जो किसान की कमर तोड़ने का काम कर रही हैं, उसके विरोध में जो डीजल पेट्रोल के रेट दाम बढ़ाए गए हैं और किसान आज पूरे हरियाणा में पूरे देश में परेशान हैं। 3 अध्यादेश लगा करके सरकार ने किसानों को कमर तोड़ने के, उनके डेथ वारंट करने का काम किया, जिसको लेकर के किसान सड़कों पे हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लगातार शुरू से ही किसान के समर्थन में है। भाई अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से दरियादिली दिखाते हुए अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर के किसानों के साथ खड़े हुए हैं। पूरे 4000 से ज़्यादा विधायक पूरे देश में है, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। अकेले सौंपा है जो राज्यपाल के नाम पहुंचाया जाएगा। आज ये डीजल पेट्रोल जो भी चीज़ महंगाई के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है, और जो सरकार ये कोई काम, जैसे अब हमारा प्रदर्शन चल रहा है किसान का, उसके चक्कर में किसी भी चीज़ के रेट चुप से बढ़ा देती है ताकि किसी को पता न चले। अब खाद के रेट इन्होंने बढ़ाए थे, कल से उस पर फिर बैकग्राउंड मार दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता करके इस देश को और विशेषकर किसान को और मजदूर को बर्बाद करना चाहते हैं। इसमें भाई अभय सिंह चौटाला ने जब ये कहते थे कि राजनीतिक लोग इसमें बढ़ गए हैं, तो भाई अभय सिंह चौटाला जी ने अपना राजनीतिक कैरियर में अपने विधानसभा से इस्तीफा देकर किसानों के साथ चलने का, हमारा संगठन किसानों के साथ चल रहा है। आज हमारा पूरा संगठन किसानों के साथ है। जब तक आज ज्ञापन देने हम डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं और हमारा ज्ञापन डीसी साहब से जो ये कहा है, सीटीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है और इसे राज्यपाल को आप सरकार के काम खोलने का कान खोलने। हाल में निजी स्कूल के संचालक इकट्ठा हुए, प्रशासन से मिलकर सीएम मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। स्कूलों के संचालकों का कहना है कि स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चे भटक रहे हैं। स्कूल खुलेंगे, स्कूल बंद होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर सरकार और स्कूल संचालकों के बीच तनातनी जारी है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन निजी स्कूल संचालकों में इस फैसले से रोष बन गया है। उनका कहना है कि हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आधी संख्या में एक दिन और बचे हुए बच्चों को दूसरे दिन पढ़ाने को तैयार हैं। हम सारे उन नियमों का पालन करने को भी तैयार हैं जो कोरोना की सावधानी से जुड़े हैं। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चे भटक रहे हैं। वहीं अगर सरकार ऑप्शन भी रख देती है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन, वो सही है, पर सरकार को स्कूल बंद नहीं करने चाहिए। इसी बात को लेकर आज सभी निजी स्कूल संचालकों ने उपायुक्त को सीएम मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त का कहना है कि बात आगे सरकार तक पहुंचाई जाएगी। कहूँगा कि स्कूल को जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए ओपन होने चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए। अगर लगता है कोई स्कूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो स्कूल इसको फॉलो करना चाह रहा है और वो गारंटी ले रहा है कि हम इसको, अगर लग रहा है कोई केस आएगा तो हम खुद ही बंद कर देंगे। हम खुद ही नहीं चाहेंगे कि किसी तरह कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, अगर उसको चलाया जाए। तो जब हम लोग पिछले 5 महीने से फॉलो कर रहे हैं और ना हमारे यहाँ कोई केस आ रहा है तो हमें स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी। क्या बच्चे भटक रहे हैं ऑनलाइन? बच्चे बिल्कुल भटक रहे हैं सर। मुझे लगता है कि एसओपी को ज़रूर फॉलो करना चाहिए और बच्चे हैं, फ्यूचर है इंडिया का, हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अगर वो स्कूल में 3 घंटे के लिए आते हैं उसमें वो काफ़ी सेफ भी रहते हैं। अब वो घर जाते हैं, पेरेंट्स उनके भी बाहर जा रहे हैं, एक्सपोज तो अपने पेरेंट्स से भी हो सकते हैं, एक्सपोज तो रोड के ऊपर भी हो सकते हैं, और वो बच्चे भी घर नहीं बैठ रहे और पेरेंट्स खुद भी इच्छुक हैं और हम पेरेंट्स को ऑप्शन भी दे रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो मैं बच्चे आने पर रोक लगाई है, तो इन्होंने एक ज्ञापन के ज़रिए ये कहा है कि सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे, दोबारा सोचे
उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार से इसके बारे में बात करेंगे। हाउएवर साथ में इनकी तरफ से ये एश्योरेंस भी दिया गया है कि जब तक सरकार इस फैसले को रिकन्सिडर करती है तब तक ये सरकार के फैसले के साथ हैं। और मैं सारी की सारी जो सरकारी प्राइवेट सारी स्कूलें हैं, हरियाणा बोर्ड की, CBSE की, बाकी सभी अन्य बोर्ड्स की, उनसे आग्रह करूंगा कि पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों को बिल्कुल ना बुलाएं स्कूल में। अगर कोई भी स्कूल इन गाइडलाइंस का वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो फिर वो सख्त कार्रवाई का भागीदार। सभी स्कूल के जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो तो ये चाहते हैं कि तकरीबन 60-70% की अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। महम शहरवासियों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को ज्ञापन सौंपा। रामचंद्र जांगड़ा ने अधिकारियों को फोन कर महम कस्बे में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए कहा। रामचंद्र जांगड़ा ने एक बार फिर SYL का राग अलापा और कहा हरियाणा का पानी पंजाब में रुका हुआ है जो SYL के रास्ते आना है। रामचंद्र जांगड़ा ने शहरवासियों को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शहरवासियों ने कहा कि 4 दिन में पीने का पानी आता है और वह भी गंदा आता है। कस्बावासियों का कहना है कि माइनर से जलघर तक आने वाले नालों को बंद किया जाए ताकि रास्ते में पानी की चोरी ना हो। जांगड़ा ने शहरवासियों को पीने के पानी दिलवाने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन शहरवासियों व अधिकारियों को दिया है और कहा है जो भी संभव है हर प्रयास शहरवासियों के लिए किया जाएगा। हाँ सर, आज शहर के लोग आए हैं पानी की समस्या को लेकर, क्या आश्वासन दिया है? देखिए, अभी हमारे शहर के जिम्मेदार व्यक्ति मेरे पास ये पानी की समस्या लेके आए हैं और मैंने सभी के सामने संबंधित अधिकारियों से, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से और SDO से, सभी से मैंने बात की है। और रास्ते में जैसे बताया गया, बहनी महाराजपुर से जो हमारा पानी आता है उसमें रास्ते में अवैध कनेक्शन है। मैंने अभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनको जितने भी कनेक्शन हैं उसको कटवा दिया जाए। अगर कोई उसमें कानून में कोई व्यवधान डालता है तो उसके खिलाफ FIR लॉन्च करवा दी जाए। ऐसे किसी आदमी को भी ना बख्शा जाए जो अवैध काम करता हो, गैर कानूनी काम करता हो। और शहर में जैसे बताया मेरे को कि अपने सुभाष पार्क के पास ट्यूबवेल है, उसका अच्छा पानी है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उसको डेली ना तो कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन वहाँ से पानी की सप्लाई दे दी जाए। हमारी एक जो वाटर सप्लाई का सिस्टम है वो बड़म्बा माइनर से जुड़ा हुआ है। मैंने पिछले दिनों भी इस संबंध में एक्शन से बात की थी। उन्होंने वहाँ जो मिट्टी वट्टी थी वो उसकी सफाई भी करवा दी थी। फिर भी जानकारी में आया है कि कुछ किसान रास्ते में अवैध पानी का प्रयोग करते हैं, तो हमने उनको कहा कि इसका एस्टीमेट तैयार करवाओ और इसको बंद लाइन वहाँ से यहाँ तक इसको लाने का प्रावधान करो। हमारी प्राथमिकता है कि पानी तो आदमी को सुबह उठते ही चाहिए। सबसे पहले मुंह धोने के लिए, कूड़ा करने के लिए पानी तो मूलभूत आवश्यकता है और ख़ास तौर पर गर्मियों के सीज़न में तो और भी ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। तो हमें अगर अधिकारियों को हमने ये भी बात कही है कि उनको कोई परेशानी आती हो, सरकार से कोई सहयोग की ज़रूरत हो, तो हम चंडीगढ़ हायर लेवल तक उस बात को हम करेंगे। लेकिन शहर के लोगों पानीपत में पुलिस और वकीलों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। साइड में मिलने पर हुए विवाद में वकीलों ने वर्क सस्पेंड करने के बाद रोड पर नारेबाजी की और कुछ समय के लिए नेशनल हाईवे नंबर 44 को भी जाम कर दिया। इसके बाद SCP कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। इस मामले में वकीलों ने बोलते हुए कहा कि एक वकील के ऊपर नहीं बल्कि हरियाणा के सभी वकीलों की वर्चस्व का सवाल है। दोषी पुलिस के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करने की मांग की। अगर इस पर पुलिस जल्दी कोई एक्शन नहीं लेती है तो अनिश्चितकालीन वर्क सस्पेंड रहेगा। वकीलों की मांग है कि दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, SHO को नौकरी से टर्मिनेट किया जाए, वकील पर दर्ज मामले को रद्द किया जाए। इसके साथ ही DCP वीरेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम हुए झगड़े में दोनों तरफ से शिकायतें दी गई हैं और इसी संदर्भ में पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे। वकीलों की जो मांग है उन्हें जल्द मान लिया जाएगा और जल्द इस मामले को खत्म किया जाएगा। वकीलों का आरोप है कि पुलिस द्वारा वकील के साथ मारपीट की गई थी। करके उनको कहा कि वहाँ पर आगे 1 फुट का ब्रश था, थड़ी जिसको बोलते हैं 4 फुट की। वो कहा थोड़ा सा गाड़ी साइड कर लो, थोड़ा सा पीछे कर लो, मैं साइड से मोटरसाइकिल निकाल दूँगा। तो उन्होंने गंदी वकील साहब को गंदी गालियाँ दी, माँ बहन की। जब गालियाँ दी तो उसने कहा भी मैं जब आपसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ, साइड में मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है, अब गंदी गालियाँ क्यों दे रहे हैं? तो उसके बाद उन्होंने कहा भी इधर आ लो। उसके बाद जब वकील साहब उनसे बात करने के लिए भी आपने गालियाँ क्यों दी हैं, तो उन चारों पुलिस कर्मचारियों ने उनके साथ थप्पड़ मारे, उनको मुक्के मारे, उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर लात मारी। मतलब ऐसी बेहुदा हरकत, जब एक वकील जो कोर्ट का अफसर है, हमारा एडवोकेट एक्ट बोलता है
कि एन एडवोकेट इज ए कोर्ट ऑफिसर। जब एक पढ़ा लिखा लॉ ग्रेजुएट एडवोकेट के साथ पुलिस ऐसे गाली गलौच, ऐसी बदतमीजी और मैन हैंडलिंग कर सकती है तो आम आदमी का तो क्या है। इसी मुद्दे पर आज हमारी डिस्ट्रिक्ट पार्षद की मीटिंग हुई और पता चला कि 2 FIR पुलिस दर्ज करती है, एक तो हमारे वकील साथी के खिलाफ और एक उन पुलिस वालों के खिलाफ। अब पुलिस के हाथ में कलम है, अपनी मनमर्जी से वकील के खिलाफ तो ज़्यादा धाराएं लगा दी और अपने पुलिस कर्मचारियों को माइनर साहब केस बना दिया। तो आज हमारे सारे वकील साथियों ने ये डिमांड रखी है, 3 डिमांड रखी हैं। नंबर 1 तो जो हमारे वकील के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है वो कैंसिल की जाए। नंबर जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं जिन्होंने हमारे वकील के साथ गाली गलौज किया है, थप्पड़ मुक्के मारे हैं, प्राइवेट पार्ट पे पीटा है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको। होशियारपुर की केंद्र जेल में बंद अमृतसर का रहने वाला मनी प्रताप की संदिग्ध हालातों में जेल में मौत हो गई। मनी की जेल में मौत को लेकर परिवार वालों ने जेल सुप्रीडेंट पर आरोप लगाया है कि जेल मुलाजिम सजा के दौरान टॉर्चर कर रहे थे। वहीं बड़ी संख्या में पहुंचे मनी के परिवार ने जेल में हुई मौत को लेकर जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। होशियारपुर की केंद्रीय जेल अक्सर विवादों में रहती है, जिसके चलते केंद्रीय जेल में बंद अमृतसर का रहने वाला मनी प्रताप अमृतसरी की संदिग्ध हालातों में केंद्रीय जेल में मौत हो गई। वहीं परिवार का आरोप है कि वह कत्ल के मामले में सजा काट रहा था, पर जेल मुलाजिम सजा के दौरान टॉर्चर कर रहे थे। उसे 14 से 18 घंटे चक्की में बंद रखा जाता था, जिस कारण वह डिप्रेशन में चला गया। इलाज करवाने की बजाय उसे जेल में ही दवाई देते रहे। वहीं परिवार को फोन आया कि मनी की मौत हो गई है। वहीं परिवार ने जेल कर्मियों को मनी की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। 15 दिन बाद फिर मानते होने गए नहीं। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? कल बिल्कुल सही सी, परसों मैनू फोन आया PCO तो कहना मैनू बड़ा तंग करते है, मैं मर जाना है, हम या मैं तेनू भी फाल लवा देना, मैं आप भी मर जाना। उन्होंने बड़ा तंग किया है, डिप्रेशन दी गोलियां दे ही जाते अंदर, उन्होंने 3-3 4-4 गोलियां कट्ठियां दे देंगे। उन्होंने मारता है मेरे बंदे को, कह के करवाया सी, कहंदे पैसे चाहिए है मैनू 30,000 रुपया, मैनू बड़ी जरूरी हुणे ही पवा के आओ। ओके ते उसे टाइम ਆਪਾਂ शाम ਦੇ टाइम 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ट्रांसफर करा के आए हैं। ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? 30,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। कुछ नहीं दसिया वालियां ने अंदर वो घर ही मार दिता है। घंटे बंदी रखते खोलते नहीं है सारा दिन, सारा दिन वो अंदर बंद रहंदा। 4 दिन फोन करांदे आ, वो भी रोंदे ही बच्चियां करके रोंदे ही कि मैनू इन्हां ने मार देना या मैनू मार देना या मैनू लगदा है। बीमारी नहीं सी, कोई भी बीमारी नहीं सी उन्होंने। हाँ जी, मैं तो पोस्टमार्टम करना था, पोस्टमार्टम करने वास्ते कराने वास्ते ਐਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਸਰ ਕੀ ਸਰ? ਹੈਲੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸੀ ਬਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੀ ਜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿੱਚ? ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? VVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VVM न्यूज। नमस्कार।